हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस पैराडाइज। यहाँ हम पढ़ रहे हैं लूसेंट, और ये लूसेंट का सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन है जो मार्केट में इस टाइम आया हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि लूसेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। आप लूसेंट के थ्रू अपने हर सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं 1 या 2 दिन में। ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन हो जाता है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक जो महाद्वीप फैला हुआ है, इसे क्या कहा गया है? भारतवर्ष का नाम दिया गया है। और महाकाव्यों तथा पुराणों में इसे क्या कहा गया है? भारतवर्ष, अर्थात भरतों का देश। और यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है? भारती, यानी कि भरत की संतान। भरत जो है वो एक प्राचीन कबीले का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसका बाद में प्रयोग क्या होने लगा? एक देश के लिए होने लगा था। और ये जो भरत कबीला था, ये कहाँ पर था? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह था। जो प्राचीन भारतीय हैं वो भारत को क्या कहते थे? जम्बू द्वीप, अर्थात जम्बू यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानियों ने इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हुए वे इसे सिंधु न कहकर क्या कहा? इसे हिंदू कहने लगे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया जो ईरानियों ने दिया, और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनान में इसे क्या कहते हैं? इंदे। और अरब में इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान कहा जाने लगा। तो हिंदुस्तान कब से कहा जाने लगा है? मध्यकाल से। यह शब्द जो है वो फारसी शब्द हिंदू से बना हुआ है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे क्या कहने लगे? इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को क्या है? उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। हम ज्योग्राफी में ये पढ़ा है हमने। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाली और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों का बहुमत है। नेक्स्ट क्या है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो कौन कौन से हैं? एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पेलियो मेडिटेरियन, कॉकेशाइड, निग्रोइड और मंगलॉइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? ये है जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस। और इनका टाइमिंग क्या है? 1638 से 1707 एडी के बीच में है। अब चलिए हम शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास। ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू था कि इंडिया को किस किस नाम से जाना जाता है, किस किस देशों के द्वारा। तो अब प्राचीन भारत में हम सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जो जानकारी के स्रोत हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो धर्म ग्रंथ है, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ है, और तीसरा क्या है? विदेशियों का विवरण है, और चौथा आ जाएगा आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य होंगे। अब धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो क्या क्या है? भारत का सर्व प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है? वेद है। इसके संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों में वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा में वेदों को क्या कहा गया है? नित्य और अपौरुषेय ये कहा जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है। अब हम एक एक करके वेदों को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें टोटल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा गया है? होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद का तीसरा मंडल, इसमें क्या है? सूर्य देवता सावित्री को यह समर्पित है, और इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किसके? तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, और 9वें मंडल में क्या है? देवता सोम का उल्लेख है। नेक्स्ट आपका आता है इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। तो खिल क्या है? 8वें मंडल से रिलेटेड है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त मतलब नाम से ही दिख रहा है, नदियों की प्रशंसा। फिर क्या है? पुरुष सूक्त,
वैदिक समाजशास्त्र और नासदीय सूक्त, इसमें क्या है, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान। और नेक्स्ट क्या है, सूर्य सूक्त यानी कि विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है, और ये किसमें सम्मिलित है, आपके 10वें मंडल में है। नेक्स्ट आता है चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत, पुरुष सूक्त है, और पुरुष सूक्त किसमें वर्णित है, 10वें मंडल में है, जिसके अनुसार क्या है कि 4 वर्ण हैं, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पुरुष ब्रह्म के क्रम से, और ये चारों वर्ण जो है ये पुरुष ब्रह्म के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। तो इन चारों जातियों में, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों जातियों की जो स्थिति है या व्यवसाय है, दायित्व है, उनके कर्तव्य क्या होंगे या उन्हें क्या क्या विशेषाधिकार है, ये इन सब चीज़ों का जो स्पष्ट विभेद है वो किसमें किया गया है, धर्म सूत्र में किया गया है। नेक्स्ट आता है ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, अधन्य मतलब जिसका वध नहीं किया जाता, शब्द का संबंध किससे किया गया है, गाय से किया गया है। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं कि ईसा पूर्व और ईसवी, इसमें क्या अंतर है। वर्तमान में प्रचलित जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, या इसको क्या कहते हैं, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर कहते हैं, इसमें ईसाई धर्मगुरु जो ईसा मसीह हैं इनके जन्म वर्ष पर आधारित है। ये किस पर आधारित है, ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाता है, ईसा पूर्व कहा जाता है। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती जो होती है वो उल्टी शुरू होती है, मतलब जैसे एक स्केल होता है उसमें एक निगेटिव साइड होती है, एक पॉजिटिव साइड होती है। निगेटिव साइड में उल्टी गिनती शुरू होती है और पॉजिटिव साइड में सीधी गिनती आती है। जैसे ईसा पूर्व में देख लिया हमने कि उल्टी गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु कब है, 483 ईसा पूर्व में, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। नेक्स्ट आता है आपका ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में हम क्या लिखते हैं, ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया था। तो भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास कौन सा है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, जो कब तैयार हुआ था, 1904 में। और किसने तैयार किया है, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने किया है। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल किसके आक्रमण वर्णित है, सिकंदर के आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने क्या लिखा है, किसने, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने क्या लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। ये विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपने इतिहास में लिखा है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का जो प्राचीनतम स्रोत है वो क्या है, ऋग्वेद है। अब वामन अवतार के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। वामन अवतार के बारे में ये नया एडिशन है तो इसमें दिया हुआ है, पर लूसेंट के जो पुराने एडिशंस हैं उसमें वामन अवतार के बारे में नहीं दिया गया है। वामन अवतार जो है वो भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कौन थे, कश्यप ऋषि, और माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य क्या था, भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। तो वामन भगवान को दक्षिण भारत में किस नाम से जानते हैं, उपेंद्र के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने, 250, और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। अगर हम प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में देखेंगे तो वैदिक साहित्य में पहले ऋग्वेद आता है और उसके बाद शतपथ ब्राह्मण आता है। तो चलिए आगे के हम वेद आपको कल पढ़ाएंगे या कल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।